हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 में सृजन बुक। उसमें आज हम 6वां अध्याय पढ़ेंगे, उषा कविता, जो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखी गई है। सबसे पहले हम शमशेर बहादुर का कवि परिचय देखते हैं, क्योंकि इससे आपको 2 नंबर का कवि परिचय आपका पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम इनके बारे में देखें। इनका जन्म सन 1911 ईस्वी में हुआ तथा इनका निधन सन 1993 ईस्वी में हुआ था। देहरादून में जन्मे शमशेर बहादुर सिंह को मात्र 8-9 वर्ष की उम्र में मां का चिरवियोग सहना पड़ा, यानी कि इनकी माताजी की मृत्यु 8-9 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी। 18 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ, मगर 6 वर्ष साथ निभाकर पत्नी भी टीबी से चल बसी। जीवन के अभाव ने उनके कवित्व को दुर्बल नहीं बनाया, बल्कि धारदार बनाया। जीवन में अभाव थे, कमियां थी, लेकिन फिर भी इनका कवित्व कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि और अधिक उत्तम बनता गया। बिंबधर्मी कवि के रूप में विख्यात शमशेर की कविता में प्रगतिशील कवि की वैचारिकता तथा प्रयोगधर्मी कवि की शिल्प विधा का अनूठा संगम मिलता है। बिंब क्या होता है? बिंब होता है कि जब कवि कुछ लिखता है तो ऐसा लिखा जाता है जिससे हमारे मानस पटल पर कोई चित्र सा उभर जाता है। जिस प्रकार से हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के आधार पर हमारे मानस पटल पर चित्र सा बन जाता है। जैसे दृश्य बिंब, तो हम कुछ ऐसा पढ़ते हैं जिसमें कोई चित्र सा बन जाता है जो हमें दिखाई देता है। श्रव्य बिंब, जैसे कोई ध्वनि के बारे में बताया जाता है तो वो हमें सुनती है। तो इस प्रकार से बिंबधर्मी कवि के रूप में विख्यात कौन है? शमशेर। और उनकी कविता में इसका अनूठा शिल्प हमें देखने को मिलता है। कवि द्वारा रचित सौंदर्य के अनूठे चित्र पाठकों के मन को भी भाते हैं, अच्छे लगते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं वो आपको याद करनी है। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी नहीं हूँ मैं इतने पास अपने, बात बोलेगी तथा काल तुझसे होड़ है मेरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने उर्दू और हिंदी कोश का भी संपादन किया था। इस कविता में हम क्या पढ़ेंगे वो हम देखते हैं। प्रस्तुत कविता उषा भोर के समय होने वाले सूर्योदय का अनूठा शब्द चित्र है। शब्द चित्र यानी शब्दों के माध्यम से खींचा गया चित्र। सूर्योदय के दृश्यों को मनोहारी घरेलू बिंबों में बदलकर कवि ने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। ये बिंब हमें गांव की मोहक भोर एवं जीवंत परिवेश का साक्षी बनाती है। भाषा, बिंब और लय तीनों का मणिकांचन संयोग इस कविता में मिलता है। कवि प्रातःकालीन सूर्योदय का मूक दृष्टा न बनकर भोर के जीवंत परिवेश को जीवन के चिर परिचित बिंबों में अभिव्यक्त कर सृष्टा के रूप में एहसास कराता है कि प्रातःकाल जो भोर का समय होता है, प्रातःकाल से भी कुछ थोड़ी पहले का समय, तो उस समय उन्होंने देखा कि किस प्रकार से सूर्य उदय होता है। तो वो मूक दृष्टा मात्र नहीं बनकर, यानी चुपचाप नहीं देख करके उनको शब्दों के माध्यम से जीवंत बना दिया है। राख से लीपा हुआ चौका, बहुत काली सिल, स्लेट या लाल खड़िया चाक, ये हमारे सामान्य घरेलू परिवार के बिंब है, लेकिन इनमें अनूठा सौंदर्य भी है। राख से लिपा हुआ चौका, चौका क्या होता है? जो रसोई घर बनाने का जो स्थान है, रसोई बनाने का जहाँ पर हम खाना पकाते हैं, वहाँ पहले की स्त्रियाँ उनको चौके को लीप कर रखती थी। तो रसोई का जो स्थान है जहाँ पर लीपा जाता था, उस रसोई घर के स्थान को चौका कहा जाता है। अब हम कविता देखते हैं। उषा। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। नभ यानी आता है आकाश, भोर यानी प्रातः काल का आकाश, राख से लिपा हुआ चौका, चौका यानी होता है रसोई बनाने का स्थान जो लिपा पुता जाता है। प्रातः नभ था बिल्कुल नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका जो अभी भी गीला पड़ा है।
इस पद्यांश में कवि ने वर्णन किया है प्रातःकालीन वातावरण का चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि प्रातःकाल होते ही आकाश का रंग नीले शंख के समान नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीले शंख के समान नीला हो जाता है। फिर भोर हुई तो आकाश में लाली बिखर जाती है। फिर प्रातःकाल होता है तो क्या होता है? आकाश में लालिमा छा जाती है। और कुछ रात्रि के समय आकाश काला था और कुछ लालिमा है, तो लाल और काला दोनों रंग मिलकर के राख के जैसा कलर हो जाता है। तो राख से लिपा हुआ चौका, तो वह कैसा लगता है? आकाश ऐसे लगता है जैसे कि राख से लिपा हुआ कोई चौका हो, मानो किसी गृहिणी ने राख से अभी चौके को लीपा है और अभी गीला पड़ा है, यानी कि अभी भी उसमें कुछ गीलापन है, अर्थात अभी भी उसमें कुछ ना कुछ रात की जो नमी है वो नमी अभी भी शेष है। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ। प्रातः काल का नभ बिल्कुल नीले शंख के जैसे नीला दिखाई दे रहा है। प्रातः काल का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। उस समय आकाश ऐसा लगता है मानो राख से लिपा हुआ चौका हो और लीपने से अभी वो गीला पड़ा हो, अर्थात उसमें कुछ रात की नमी अभी भी शेष बची हुई हो। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। और प्रातः काल होने पर अंधेरे से ढकी हुई जो कालीमा होती है, आकाश था वो पहले कैसा था? अंधेरे से काला था। तो बहुत काली सिल को, जैसे कि बहुत काली सिल होती है जिस पर मसाला पीसा जाता है, बहुत काली सिल को लाल केसर से किसी ने लालिमा लिए हुए, लाल सूर्य की लालिमा को कहा है लाल केसर, किसी ने सूर्य की लालिमा के लाल केसर से जैसे धुल गई हो, जैसे कि किसी ने धो दिया हो, अर्थात काली शिला पर ऐसे लगता है किसी ने उसको लाल रंग के केसर से धो दिया हो। बहुत काली शिला काले आकाश को कहा है। लाल केसर प्रभात में, प्रातः काल में सूर्य की लालिमा को कहा गया है और जैसे कि उसे धो दिया गया हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक, या फिर ऐसे लगता है किसी बच्चे के नन्हे हाथों ने स्लेट पर लाल रंग की खड़िया चाक, स्लेट जानते हैं जिस पर बच्चे लोग पढ़ते हैं, तो स्लेट पर किसी ने लाल रंग की खड़िया चाक मल दी हो। या ऐसे लगता है किसी ने स्लेट पर लाल रंग की खड़िया चौक चला दी हो, जिसे स्लेट किसको माना है? आकाश को, तथा लाल खड़िया चौक प्रातःकालीन सूर्य की लालिमा को माना है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। या कैसे लगता है कि जैसे नील जल में, नीले रंग के जल में, आकाश को माना है नीला, तो नीले रंग के जल में किसी की गौर झिलमिल देह यानी शरीर जैसे हिल रही हो। तो प्रातः काल होने पर नीले रंग के आकाश में सूर्य की जो आभा है, सूर्य की जो सुंदरता वो इस प्रकार से चमक रही है, इतनी सुंदर दिखाई देती है कि ऐसा लगता है मानो नीले रंग के जल में किसी सुंदरी युवती की गोरी देह जैसे कि कोई झिलमिला रही हो, अर्थात सुंदर लग रही हो, जैसे हिल रही हो, जैसे वहाँ पर कोई सुंदर गोरे रंग की कोई नायिका है, वो वहाँ पर हिलती हुई प्रतीत होती है। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है और धीरे धीरे इस उषा का जादू टूट जाता है। क्यों टूटता है? क्योंकि सूर्योदय होते ही जो उषा की लालिमा है वो लालिमा नष्ट हो जाती है और जो सुंदर वातावरण होता है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से कवि ने प्रातः काल का वर्णन प्रस्तुत किया है। एक बार दोबारा देख लेते हैं।
प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, कि प्रातः काल का आकाश एकदम नीले शंख के जैसे नीला दिखाई दे रहा था। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। उस आकाश को देखकर ऐसा लगता था मानो राख से लिपा हुआ चौका हो और वो अभी अभी लीपने से गीला पड़ा है, अर्थात उसमें रात्रि की कुछ नमी शेष रह गई है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई हो, या फिर ऐसे लगता है कि जैसे लाल रंग की कोई सिला है जिस पर मसाला पीसा जाता है, तो काले रंग की कोई सिला है, अर्थात काले रंग की सिला आकाश को माना है, और ऐसे लगता है उसको लाल रंग के केसर से जैसे धो दिया गया हो। लाल रंग का केसर यहाँ पर प्रातःकालीन सूर्य की लालिमा को कहा गया है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, यह ऐसे लगता है कि प्रातः काल होने पर लाल खड़िया चाक के समान सूर्य की लालिमा लगती है, तो किसी छोटे बच्चे के नन्हे हाथों ने स्लेट पर लाल रंग की खड़िया चौक को मल दिया हो। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। तो प्रातःकालीन जो नीला रंग का आकाश है वो ऐसे लगता है कि जैसे नीले जल में किसी सुंदरी की गौरी देह, गोरा शरीर जैसे हिलता हुआ प्रतीत होता है, और धीरे धीरे इस उषा का जादू टूटता जाता है, क्योंकि सूर्योदय हो रहा है, और जो जो सूर्योदय होता जाता है त्यों त्यों उस प्रभात है वो धीरे धीरे उस सूर्य की लालिमा नष्ट होती जाती है। तो इन सब में बिंबों का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन देखिए, पहला प्रश्न है उषा कविता में है। उषा कविता में हम किसका वर्णन देखते हैं? तो सूर्योदय का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। जादू टूटता है उषा का में, जादू का अर्थ क्या है? तो जादू का अर्थ किससे लिया गया है? प्रातः काल की सुंदरता से लिया गया है। भोर का आकाश किसके समान नीला था? तो भोर का आकाश शंख के समान नीला था। कवि ने नभ को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा? तो भोर के समय नभ में कुछ नीलापन होता है और कुछ रात्रि का कालापन होता है, तो इसलिए उसको राख से लिपा हुआ चौका कहा, और उसमें कुछ नमी भी कुछ नमी भी शेष रही है, ये कवि ने बताया है। उषा का जादू टूटने का क्या अभिप्राय है? कि जो सूर्योदय होता है और सूर्योदय होने के पश्चात प्रकृति की सुंदरता और जो विशेष आकर्षण होता है वो धीरे धीरे नष्ट होता है, तो इस प्रकार से उषा का जादू धीरे धीरे टूटता हुआ दिखाई देता है। अगला पाठ है वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।